नमस्कार दोस्तों, विद्या फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट, जिसमें क्या है, फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री के विषय में। तो ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एस्टेट का फॉर्म भरा जा रहा है। तो एस्टेट की भी तैयारी आप कर, क्योंकि सितंबर में आपका बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भरा जाएगा। तो एस्टेट और टीआरई 4 कंप्लीट करते करते, क्योंकि अपियरिंग वाले को भी भरवा रहा है, तो जब कंप्लीट होगा तब तक आपके पास पास होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए एस्टेट। तो एस्टेट के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन क्या जो यूपीटीजीटी है उसके बीपीएससी टीआरई 4 एवं आरपीएससी, एमपी टेट, उड़ीसा टेट, मतलब हर जगह का अगर आप फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है। मैंने बल्कि एक सीट भी जारी की थी, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे है कि किस सन में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हुए हैं। तो आप जाके वहाँ देख सकते हो, उससे एक आइडिया लग सकता है कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक, चलिए तो बात करते हैं अब। तो आज हमारा कौन सा लेक्चर है? तो आज अगर हम बात करें तो आज हमारा जो है यह सेकंड लेक्चर है या सेकंड क्लास है। तो आगे की बात करें, इसके साथ ही साथ जो लोग बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार स्टेट का बैच स्टार्ट हो चुका है। बिहार स्टेट का जो भी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसमें आपको मिलेगा क्या क्या, वीडियो क्लासेस मिलेंगी जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, साथ ही साथ करंट अफेयर। और इसका जो स्टेट का 2 पार्ट है, एक तो आपका सब्जेक्ट का, दूसरा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो याद रखिएगा, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीए है, वह भी क्लास आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं देना होगा, इसी क्लास में आपको उसकी भी क्लास मिल जाएगी। और बिहार स्टेट का आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, आप पूछिएगा तो वो लोग पढ़े हुए हैं। और हम इन चीज़ों को नहीं कहते, मेनली होता है कि आप पढ़िएगा तभी पास होइएगा, दूसरे के पास होने से आपका कोई मतलब नहीं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा कैसा लगा, एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। साथ ही साथ अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपका डेली शाम में टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप और साथ ही साथ आपका सारी पीडीएफ यहीं पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप इसके माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्लास की ओर और फिर बात करते हैं। हम पढ़ रहे थे उस दिन अर्ली एथेंस पीरियड, क्योंकि हम लोग देख रहे थे जो एथेंस काल था, एथेंस काल को ही देख रहे थे। तो उत्तर एथेंस काल और आपका पूर्व एथेंस काल 2 की बात होती है। तो यहाँ पे पूर्व एथेंस काल की बात करेंगे। होमर काल को हमने पढ़ चुका है, स्पार्टा काल को हमने पढ़ लिया था। अब बात है पूर्व एथेंस काल की। तो अगर हम बात करें पूर्व एथेंस काल की, तो पूर्व एथेंस काल के लोग कैसे थे, क्या क्या थे? तो देखिए, पूर्व एथेंस काल की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व एथेंस काल के जो लोग थे वो हम ये कह सकते हैं कि वो ऐसे लोग थे जो कि लोकतांत्रिक विचारधारा के थे। लोकतांत्रिक विचारधारा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से स्पार्टा के लोग थे, स्पार्टा के लोगों में क्या था, स्पार्टा के लोग ऐसे थे जो कि केवल और केवल युद्ध के लिए सेना को तैयार करते थे। साथ ही साथ बच्चा कितने साल में कब चला जाएगा सेना में, कब उसको ट्रेनिंग ले जाना है, ये चीज़ उसके माँ बाप नहीं डिसाइड करते थे, बल्कि कौन डिसाइड करता था, ये बात डिसाइड करते थे उस समय जो भी थे, मतलब जो राजा थे वो डिसाइड करते थे। तो इसलिए इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसीलिए इसको कहा जाता है मदर ऑफ आर्ट सिटी। क्या बोला जाता है? मदर ऑफ आर्ट सिटी बोला जाता है। और साथ ही साथ लोकतांत्रिक विचार की बात कही जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे उस तरीके से नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें थी वह क्या था, वह पहले बच्चा घर से ही सीखता था। वह जो है राज्य जो था, जो बच्चा होता था उसको पिता डिसाइड करता था वो जाएगा कि नहीं जाएगा। दूसरी बात, पिता जो होता था उसकी प्रारंभिक शिक्षा कौन देता था, वह पिता ही देता था। तो इस काल के लोगों का लक्ष्य क्या था, मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम। मैन ऑफ विजडम कहने का मतलब क्या है, मैन ऑफ एक्शन मतलब योद्धा तो तैयार करना है, और मैन ऑफ विजडम की अगर हम बात करें
तो मैन ऑफ विजडम का मतलब यह होता है कि जो भी योद्धा है या जिसको हम बच्चे को ले जा रहे हैं, वह चाहे तो किसानी भी कर सकता है, दुकान भी खोल सकता है, मतलब वह अपनी इच्छाओं के अनुसार भी कार्य को कर सकता है। दोनों चीज़ें थी। साथ ही साथ सैनिक शिक्षा और ट्रेनिंग, युद्ध जो है केवल और केवल ऐसा नहीं था कि केवल सारे बच्चों को ही, बल्कि इसकी अगर बात करें तो सैनिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण युद्ध में सामान्य लोग भाग लिया करते थे, सारे लोग भाग लिया करते थे। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था कि नहीं केवल यही लोग लेंगे। वहाँ पे ऐसा भी नहीं था कि विकलांग बच्चा है तो उसको फेंक दिया जाएगा, ये राज्य में कोई योगदान नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे पिता ही सब कुछ होता था। पिता डिसाइड करता था कि बच्चा कब जाएगा मतलब ट्रेनिंग में, कब क्या करेगा, यह डिसाइड कौन करता था, उसका पिता। इसलिए यह पितृ सत्तात्मक था। साथ ही साथ एथेंस में शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही अभिन्न अंग था। मतलब शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग ऐसे था कि जो शिक्षा दी जाती थी, अब शारीरिक शिक्षा के माध्यम से मानसिक विकास तेज होता है, शारीरिक विकास तेज होता है, चीज़ें क्या होता है, उसका सर्वांगीण विकास होता है, उसका मौलिक जो विकास होता है वह भी इसी से होता है। इसीलिए यह क्या किया गया था, यह सामान्य शिक्षा के ही अंदर डाल दिया गया था, उसको खेलना, पढ़ना, सारी चीज़ें करना, तो ये सारी चीज़ें। इसीलिए यह कहा जाता है कि शारीरिक शिक्षा क्या था, सामान्य शिक्षा का ही अंग माना जाता था। जैसे आज की बात करें तो आज भी शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का अंग मान लिया गया है, लेकिन उसको टीचर की पदवी दी गई है। टीजीटी का पद सृजित है, कहीं कहीं पीजीटी का नहीं सृजित है, कहीं कहीं पीजीटी का भी सृजित है, लेकिन उसके साथ अन्याय ऐसा हो रहा है कि उसको लोग आज कंपलसरी नहीं बना रहे हैं। लेकिन उस समय क्या था कि जो पुराना काल था आज से बेहतर था। उस समय फिजिकल एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था अपेक्षाकृत जो सामान्य शिक्षा है। लेकिन आज क्या है, सामान्य शिक्षा को लोग क्या है, जो मानसिक दबाव देता है उसको ज़्यादा लोड देते हैं, और जो शारीरिक शिक्षा उसको उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। 7 साल के बाद यहाँ पे क्या होता था, लड़कों को कहाँ भेजा जाता था, प्लेस्ट्रा में प्रवेश दिया जाता था। तो याद रखिएगा, यह पूछता है कितने साल के बाद, तो याद रखिएगा प्लेस्ट्रा में 7 साल के बाद। अब ये प्लेस्ट्रा होता क्या है, अगर मैं यहाँ बात करूँ आप लोगों से कि प्लेस्ट्रा होता क्या है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके कई चरण होते हैं। जैसे अर्लियर 6 ईयर, प्रारंभिक 6 वर्ष तक बच्चा क्या होता था, वह जो है 1 से 6 साल तक अपने बैलेंस ट्रेनिंग लेता था, मतलब माइंड और बॉडी दोनों को एक साथ लेके चलता था। ये नहीं थी केवल कि सामान्य शिक्षा ही मार उसको हिंदी, गणित, अंग्रेजी, उर्दू रटवाया जा रहा है, नहीं। यहाँ पे उसको खेल के माध्यम से भी सिखाया जाता था, उसको शारीरिक कार्य भी कराया जाता था, मतलब बैलेंस फाउंडेशन था वह, याद रखिएगा। उसके बाद में उनका उद्देश्य क्या था, माता पिता के साथ दौरान संतुलन प्रशिक्षण, मन था आपकी जो बॉडी है उसके अधीन शिक्षा का में उद्देश्य था। 7 से 16 वर्ष का जो बच्चा था वह जो है बेसिक एजुकेशन की शिक्षा लिया करता था, जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो। आज देखोगे जो एनईपी है वह भी इसी माध्यम पे अब आ रही, धीरे धीरे लौट के पुराने ही रवैये पे आ रही है, ठीक। क्योंकि अब जो है 6 साल से पहले एडमिशन नहीं होगा बच्चों को, क्योंकि दबाव लोग इतना ज़्यादा दे रहे थे। और उस समय 4 चीज़ें बेसिक शिक्षा में शामिल थी। क्या क्या शामिल था, पहला इथिक्स शामिल था। इथिक्स कहने का मतलब कि डिसीजन मेकिंग एक तरीके से, या ये हम कह सकते हैं जो उसकी मोरल डेवलप है, उन चीज़ों की बात करता है। एस्थेटिक की बात करेगा, मतलब शारीरिक बनावट कैसी होगी, शारीरिक जो वर्कआउट होता है वो सारी चीज़ें। उसके बाद में मैथमेटिक्स की शिक्षा, और फिर खेल कूद की शिक्षा, एथलेटिक्स की शिक्षा, ये सारी चीज़ें उसको दी जाती थी। किसमें, मौलिक, जो कि 7 से 16 वर्ष की शिक्षा थी, ठीक। चलिए अब अगर बात करें प्लेस्ट्रा की, कि प्लेस्ट्रा में उसको एडमिशन दिया जाता था। तो अगर प्लेस्ट्रा में एडमिशन दिया जाता तो ये प्लेस्ट्रा था क्या, तो प्लेस्ट्रा की अगर बात करें तो प्लेस्ट्रा था आपका स्कूल ऑफ रेसलिंग एंड बॉक्सिंग एंड जिम्नास्टिक, मतलब जहाँ पर उस बच्चे को खेल से जोड़ा जाता था, मतलब जहाँ पे कुश्ती सिखाई जाती थी, जहाँ पे बॉक्सिंग सिखाया जाता था, जहाँ पे जिम्नास्टिक सिखाया जाता था, ये सारी चीज़ें थी। और इस काल में जो बच्चे कैडेट क्रॉप्स के लिए नामांकित होते थे उनको कहा जाता था एफी बाई कहा जाता। क्या किया जाता था, एफी बाई कहा जाता था, जो कि कैडेट क्रॉप्स में आते थे। मतलब जैसे आज एनसीसी है, नेशनल कैडेट क्रॉप्स, उसी प्रकार से उस समय भी क्रॉप्स थे, कैडेट क्रॉप्स थे। तो जो बच्चा उसमें चला जाता था तो उसको हम नाम दिया करते थे एफी बाई, ठीक। और गरीब लोगों के लिए व्यायाम करने वाले स्थान को क्या बोला जाता था, तो याद रखिएगा लांसो सार्गस। ये पूछेगा लांसो सार्गस किस आपके इतिहास से संबंधित है, तो पूर्व एथेंस काल से पूछेगा। लांसो सार्गस क्या था, तो लांसो सार्गस जो था वह गरीब लोगों को व्यायाम करने वाला स्थान था।
अब देखो इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जिनको याद रखना होगा आपको, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे म्यूजिकल स्कूल को क्या नाम दिया जाता था, तो डिडेस्केलियम। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो ऐसे याद रखना, म्यूजिक में क्या होता है, स्केल होता है, तो देना क्या दे, स्केल दे, दे स्केल दे, स्केल दे, ठीक। तो याद रखना दे दे स्केल दे, ठीक। तो म्यूजिक में क्या कर रहा है, दे दे स्केल दे। तो म्यूजिक का जो विद्यालय था उसको बोलते हैं डिडेस्केलियम। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप जो मेरे से पढ़ोगे क्लास में ही आपको पूरा याद हो जाएगा, लेकिन पूरी क्लास तक बने रहना होगा और जुड़े रहना होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को क्या कहा जाता था, पेडोट्राइब। क्या कहा जाता था, पेडोट्राइब कहा जाता था, ठीक है। कौन था, शारीरिक शिक्षा का जो शिक्षक था उसको। तो शारीरिक शिक्षा का शिक्षक जो था पूर्व एथेंस काल में, उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता पेडोट्राइब। हाँ, ट्राइब, पैडो, पैडो क्या करो, टाइप। हाँ, तो याद रखना, जो अच्छे से कुटाई कर देता है तो कुटाई और टाई। तो कुटाई जो कौन करता है, फिजिकल एजुकेशन का टीचर अच्छे से स्कूल में कुटाई करता है, तो वही याद रखना, कुटाई, पेडोटाई, ठीक। तो पेडोटाइप कहा जाता था किस काल में, पूर्व एथेंस काल में। और कुश्ती व मुक्केबाजी का दोनों खेल एक साथ हुआ करता था। तो दोनों, जब कुश्ती भी करोगे और मुक्केबाजी भी करोगे, दोनों एक साथ करोगे, तो उसको कहा जाता था पैनक्रेशन। क्या कहा जाता था, पैनक्रेशन कहा जाता था। इसके साथ ही साथ तो पैनक्रेशन कैसा था, पैन करता है कब, जब मुक्का पड़ जाए या कोई पटक पटक के कुश्ती की तरह कुश्ती में मारे हो, तो क्या होता है, पैन करता है। तो इससे याद रखना, पेन करना, पैन करता है, तो पैनक्रेशन कहा जाता था, ठीक। याद करने की ट्रिक बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, याद हो जाएगा चुटकियों में, ठीक। अब बात आती है धनुर्विद्या सीखने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था, धनुर्विद्या को सिखाने वाले को क्या कहा जाता था, उसको टॉक्स्टोज कहा जाता था। अब टॉक्स्टोज तो क्या होता है, कोच, कोच क्या, टोको, टोको कोच, तो टॉक्स्टोज। धनुर्विद्या में क्या होता है, धनुष को ताने और क्या कर दिए, कोच दिए। गाँव देश में क्या कहता है, कोच देना। तो कोचने का मतलब आगे का भाग जो क्या होता है, नुकीला होता है, तो कोच। तो कोचते किससे हैं, धनुर्विद्या से। मतलब धनुर्विद्या क्या है, एक डंडी लेते हैं, किसी को क्या करते थे, उसको हुल देते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब उसको जैसे घूमते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्या किया, कोच रहा है, तो मतलब वही टॉक्टोज, ठीक। तथा भाला सिखाने वाले को क्या कहा जाता था, भाला सिखाने वाले को कहा जाता था एकोमोटिस्टस। क्या कहा जाता था, एकोमोटिस्टस। भाला, कोई मोटी चीज़ होती है तो उसको मारने के लिए किसका यूज करते हैं, भाला। तो एकोमोटी, एकोमोटी को क्या करेंगे, भाले से मारेंगे, एकोमोटी को भाले से मारेंगे, एस मोटी को भाले से मारेंगे, ऐसे याद कर लो। तो एकोमोटिस्टस को किसको, भाला, क्या, एकोमोटी को भाले से मारेंगे, मतलब भाले की सिखाने वाले को क्या बोला जाता है, एकोमोटिस्टस कहा जाता है। कोई लड़की बुरा नहीं मानेगा, ठीक है ना, क्योंकि मोटी मोटी हम बोल रहे हैं तो लोग सोचेंगे कि मोटा क्यों नहीं बोले सर, मोटी क्यों बोले, क्योंकि रैमिंग वर्ड हमको पकड़ना होता है, रैमिंग वर्ड से चीज़ें बनती है, इस वजह से पकड़। बुरा नहीं मानना किसी भी महिला को, या कोई मोटी, अगर कोई हमारी स्टूडेंट होंगी या कोई ऐसी जो कि देख रही होंगी, तो वो बुरा नहीं मानेंगी कि हमको सर बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना, किसी को बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ याद करने का तरीका है, ठीक है ना। चाहिए आइए, तो आपके लिए है कि पति केवल सोचेगा और आप दे देते हैं उसको लेके भाला सीधे, मोटी जैसा बोला उसने, तो आपने क्या क्या घोप दिया भाले को, ठीक। और जो गेंद को सिखाता था, मतलब जो बाल वाले गेंद खेल सिखाने वाले खेल को क्या कहते हैं, स्फेरिटस। आप कैसे याद रखोगे, गोले का स्फेरिकल होता है, तो गोले का स्फेरिकल होता है, बस इतना याद रखना। स्फेरिकल किसका होता है, गोले का, तो गोला क्या होता है, बॉल होती है, तो बॉल जो गोल होती है उसका स्फेरिकल होगा, तो जाहिर सी बात है बॉल को, गेम को स्फेरिटस के नाम से जाना जाता था। इस काल में जिम्नास्टिक व्यायाम को गैस्टिकुलेशन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गैस्टिकुलेशन, गैस्टिकुलेशन। जिम्नास्टिक कर दोगे तो जितनी भी गैस है पेट की सब बाहर निकल जाएगी, क्योंकि इतना फोल्ड कर दोगे पेट को। जब पेट क्या होता है, जब तुमको गैस बनती है पेट में, तो तुम पैर वैर मोड़ते हो ना, तो जिम्नास्टिक में भी तो वही करते हो, एकदम अपनी बॉडी को छोटा कर लेते हो, वही है गैस्टिकुलेशन। इस काल में हाँ, मड बाथ, यहाँ मिट्टी होना चाहिए, ये मिट्टी स्नान प्रसिद्ध था, मतलब मड बाथ प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। ग्रीक एथलेटिक खेलों को पान हेलेनिक के नाम से जाना जाता था, याद रखना। ग्रीक एथलेटिक खेल जो होते थे उनको पान हेलेनिक खेल के नाम से जाना जाता था, और इसके अंदर कितने 4 राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिताएं होती थी, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। और इसको याद कैसे रखोगे, तो एक वर्ड याद रखना, ओपन। क्या,
ओपन, ये चारों याद हो जाएंगे। ओ से ओलंपिक, पी से पाइथियन, ई से स्थिनियन और एन से नीमियन। ठीक, तो याद रखना ओपन, ओलंपिक, पाइथियन, स्थिनियन, नीमियन। ठीक, तो ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में, आप सभी जानते हो, उसी समय हुआ था। उसके बाद में इसको पढ़ेंगे, लेकिन अलग से ओलंपिक का, जिसमें कि पूरा ओलंपिक की हिस्ट्री पढ़ेंगे, आधुनिक ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे, भारत की क्या प्रदर्शन की स्थिति है इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन अलग से। ठीक, अभी यहाँ जो बात है उसको हम बता देते हैं हिस्ट्री में। फिर पाइथियन, ये पाइलियन नहीं होगा बेटा मेरे, ये पाइथियन होगा। पाइथियन खेल 582 में। स्थिमियन, ये भी थ को ल बना दिया। स्थिमियन खेल जो कि 582 में, और नीमियन खेल 512 ईस्वी में। किस सन में? 12 ईस्वी में। तो ओपन से याद रखना। अब देखो, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ इन चीज़ों को, क्या क्या आपने देखा, जिनको आपको याद करने की ज़रूरत। सबसे पहले पैलेस्ट्रा स्कूल क्या होता था? पैलेस्ट्रा क्या कहा जाता था? इसको पेल के मारना है, मतलब कि क्या होता है कि मारो। कैसे मारना है? मुक्के से, गुच्चे से, लात से, जैसे मनो वैसे मारो। तो कुश्ती चाहे उठा उठा के पटक के मारो, चाहे मुक्का मुक्का मारो, मुक्केबाजी मतलब मुक्का मुक्का, चाहे जिम्नास्टिक करो, और क्या उसको पैलेस्ट्रा। ठीक, और इस काल में जो बच्चे थे उनको क्या बोला जाता था? जो कैडेट कॉर्प्स में थे तो F22, क्या FE22 बोला जाता था। गरीब लोगों को जो व्यायाम था उसको लासो सार्गस। हाँ, तो देखो, गरीब लोग जब एक्सरसाइज करने जाते हैं तो क्या होता है, शरीर उनकी दुबली पतली होती है, तो लोग क्या करते हैं, लाश जैसे है पतला दुबला चलाया करने, तो वही याद रखना, लासो सार्गस। म्यूजिकल स्कूल में क्या करना है? म्यूजिक में क्या देना है? देना क्या? स्केल देना, दे स्केल दे, तो विडे स्केलियम के साथ। शिक्षक को क्या कहा जाता था? पेडोट्राइब। पेड़ के कौन मारता था? पेड़ में बांध के, दे पेडोट्राइब। हाँ, ट्राइब। ठीक, तो पेडोट्राइब। उसके बाद में कुश्ती व मुक्केबाजी। ट्राइब से याद रखना, ट्राइब जंगल में रहते हैं। ट्राइब भी क्या करता है? किसी को पकड़ता है, मार देता है। तो शारीरिक शिक्षा को क्या कहेंगे? पेडोट्राइब बोलते हैं। कुश्ती और मुक्केबाजी दोनों को मिश्रित खेल को क्या कहते हैं? पंकेशन। पंच बना के मारना है, ठीक है, तो पंकेशन। ठीक, धनुर्विद्या सिखाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता है? मैंने बताया था, धनुर्विद्या से क्या करना है? टॉक्सटोज। क्या करना है? इसको टोकना है, कोचना है। ठीक, कोचने से याद रखना है, टॉक्सटोज। भाला सिखाने वाले एकोमोस्टिस, मतलब इस मोटी को क्या करना है? भाला घुसाना है। ठीक, उसके बाद में बाल में क्या होता है? स्फेरिकल होता है, तो स्पेरिटस हो जाएगा। जिम्नास्टिक में क्या होता है? गैस बनी है, तो गैस को क्या करना है? निकालना है, गैस्टिकुलेशन याद रखना। उसके बाद में पैन हेलेनिक खेल, जो कि 4 खेल हुआ करते थे, जिसको ओपन से याद रखेंगे, ओलंपिक, पाइथियन, स्थिमियन और नीमियन। 776 में ओलंपिक, और ये जरूर आता है भाई मेरे, ये सन याद रखना, ये एक बार पूछा गया है इसको सीक्वेंस में मिलाने के लिए। तो ओलंपिक 776, पाइथियन 582, स्थिमियन 582 और नीमियन 512 में। ठीक, चलिए आगे अब बात कर लेते हैं ओलंपिक खेल की। यह जो था, यह कहाँ होता था? तो याद रखना, एलियस नामक नगर में, ओलंपिया में। कहाँ पे? एलियस नामक नगर में, ओलंपिया में, पैनाथेनिक स्टेडियम में खेला जाता था। कहाँ पे? पैनाथेनिक स्टेडियम में, एलिसा नामक नगर में, और ओलंपिया में। पैनाथेनिक स्टेडियम में खेला जाता था, और कहाँ खेला जाता था? एलिसा नामक नगर में, ओलंपिया में। ठीक है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो यह कितने दिनों के लिए होता था? 5 दिनों के लिए होता था, अगस्त में। इसमें अगस्त में, और किस देवता के सम्मान में? जीएस, गॉड जीएस के सम्मान में, आकाश देवता। ये जो गॉड जीएस है, ये गॉड जीएस कौन थे? ये आकाश के देवता थे, और इनको क्या किया जाता था? सूअर की बलि दी जाती थी। किसकी बलि दी जाती थी? सूअर की बलि दी जाती थी। और पुरस्कार में क्या होता था? जैतून का पत्ता, ऑलिव लीफ को पहनाया जाता था, जो विजेता होता था, जिसको कॉटिनस बोलते हैं। यह याद रखिए, ये देखिए यहाँ पे पहना रही है ये महिला, इसको क्या बोलते हैं? कॉटिनस। क्या बोला जाता है? कॉटिनस बोला जाता है। और यह पुरस्कार क्या होता है? जैतून का पत्ता। तो ये पूछेगा, प्राचीन ओलंपिक में विजेताओं को क्या पहनाया जाता था? तो जैतून का पत्ता, ऑलिव लीफ। हाँ, उसके बाद में पूछता है कि उसका नाम क्या था? तो कॉटिनस। क्या था? कॉटिनस। एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच के समय को क्या बोला जाता है? तो याद रखना, ओलंपियाड कहते हैं। यह अभी पूछा गया है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम ओलंपियाड बोलते हैं। अब बात आती है किसकी? पिथियन की।
पाइथियन की बात करें तो पाइथियन जो था मैंने बताया था कब, हाँ 582, ठीक, ईस्वी में। तो पाइथियन और स्थितियन की बात करते हैं, तो इसको कैसे याद रखोगे? पाइथियन मतलब पॉन्ड्स से याद रखना, किसको? पॉन्ड्स, पी से पाइथियन, ठीक। अब देखो ये कहाँ पे होता था? डी से डेल्फ में, तो डेल्फ में होता था क्या? पीडी, ऐसे याद रखना, ऐसा पॉन्ड, बस इतना याद रखना, क्या नाम है? ऐसा पॉन्ड याद रखना, या फिर ऐसे याद रखना कि पाइथियन, पाइथियन क्या है? पाइथियन जो है 582 ईसा पूर्व में, जो कि कहाँ होता था? डेल्फ में आयोजित किए जाते थे। रथ दौड़ और घुड़दौड़ इसमें फेमस थे। भगवान किसके सम्मान में? भगवान अपोलो के। किसके? पी से पाइथियन, ओ से अपोलो, गॉड अपोलो देवता के सम्मान में। अपोलो देवता किसको कहते थे? सूर्य देवता थे। और यहाँ पर संगीत का पर्व होता था। पुरस्कार के रूप में लॉरेल पुष्पांजलि दी जाती थी, याद रखना, ठीक। स्टीमियन खेल की बात करें तो स्टीमियन खेल कहाँ होता था? कोरिंथ में आयोजित किया जाता था। कैसा? आइसा पाउंड, IEC, तो आई से स्टीमियन, IC से स्टीमियन, उसके बाद में C से क्या होता? कोरिंथ, क्या होता? कोरिंथ। एथलेटिक, घुड़सवारी, संगीत और मुक्केबाजी इसमें फेमस था। और फिर भगवान पॉन्ड मतलब क्या? जल, जल कहाँ होता है? समुद्र में, तो याद रखना पॉन्ड से क्या होगा आएगा? समुद्र के देवता, मतलब पोसेडियन, मतलब जो समुद्र के देवता थे, भगवान पोसेडियन के सम्मान में। इसमें क्या होता था? परिश्तों का ताज पहनाया जाता था, याद रखना। पुरस्कार कौन सी थी? वाइल्ड सैलरी, क्या? वाइल्ड सैलरी थी। उसके बाद में नेमियन गेम, नेमियन गेम की अगर हम बात करें तो ये खेल आर्गोलिस में आयोजित किए जाते थे, जियस देवता के सम्मान में। और जियस देवता कौन थे? आकाश के देवता थे। और वाइल्ड सैलरी, ठीक। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ एकदम साफ और स्पष्ट है। ओलंपिक गेम किस सन में? 776 BC में, हर 4 साल पर। कितने साल पर? हर 4 साल पर आयोजन होता था। इस किसके सम्मान में? जीसस भगवान के सम्मान में, जो कि गॉड जीसस, जो कि आकाश देवता थे, ठीक। कौन थे? स्काई गॉड थे, आकाश देवता थे। कहाँ पर? ओलंपियस माउंटेन पर। विजेता को क्या दिया जाता था अवार्ड के रूप में? ओलिव लीफ, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओलिव लीफ को अभी मैंने बताया। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? इसको कॉर्टिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कॉर्टिनस बोलते हैं, याद रखना। क्या? इसको बोलते हैं मेरे भाई कॉर्टिनस, ठीक। और इसमें क्या था? पैदल दौड़, पेनिट्रेशन, घुड़दौड़ और पंक्रेशन, ये सारे गेम हुआ करते थे। फिर आता है पाइथियन, O फॉर ओलंपिक, P फॉर पाइथियन। पाइथियन की बात करें तो पाइथियन गेम कब? 582 में। ये हर तीसरे साल ओलंपिक के तीसरे साल इसका क्या होता था? आयोजन होता था। और किसके सम्मान में? अपोलो भगवान के सम्मान में। अपोलो कौन थे? सूर्य के देवता थे। इनको हम संगीत या म्यूजिक का देवता या गॉड ऑफ हीलिंग भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, गॉड ऑफ हीलिंग किसको कहते हैं? तो अपोलो भगवान को कहते हैं। म्यूजिक ऑफ गॉड किसको कहते हैं? अपोलो को कहते हैं। सूर्य देवता अपोलो को कहते हैं। कहाँ पर होता था? डेल्फ माउंटेन में। इसमें क्या होता था? इसमें जो है गॉसबेरी लीफ क्राउन एंड बे लीव्स, मतलब आंवले के पत्ते का मुकुट पहनाया जाता था। और रथ दौड़ और घुड़दौड़, ठीक है, चैरियट रेस और द हॉर्स रेसिंग, ये दोनों होता था, रथ दौड़ और घुड़दौड़। उसके बाद में फिर बात करें तो पाइथियन मैंने बता ही दिया आपको, ठीक। उसके बाद में स्टीमियन की बात करते हैं। स्टीमियन 582, और ये हर दूसरे साल ओलंपिक के दूसरे साल हुआ करता था, ठीक। और ये किसके? पोसेडियन, भगवान पोसेडियन के सम्मान में, अर्थात जो कौन थे? समुद्र देवता थे। और ये कहाँ होता था? कोरिंथ के मैदान में, ठीक है। अन्य प्रमुख तथ्य क्या थे? 100 डेक्रा मुद्रा दिया जाता था। साथ ही साथ नौकायान, सैन्य अभ्यास, संगीत, हाँ, ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक। आगे बात करें, आपका आगे है आपका नीमियन। नीमियन की जब हम बात करते हैं तो नीमियन गेम जो है आपका वो 512 ईस्वी में,
ये अभी दूसरे साल भगवान जीसस के क्या था, इनके जो है मतलब कि एक तरीके से श्रद्धांजलि दी जाती थी। क्या थी? श्रद्धांजलि दी जाती थी। ठीक, तो श्रद्धांजलि के लिए होता था, जो कि आकाश का देवता था, आर्गोलिस में होता था। इसमें घास का गुलदस्ता दिया जाता था, बकेट ऑफ ग्रास दिया जाता था, और एथलेटिक प्रतियोगिता, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम। तो उम्मीद है ये चारों आप समझ गए हैं। ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए जिस खेल विशेषज्ञ के अंडर में ट्रेनिंग ली जाती थी, मतलब कि यह होता था कि इनके अंडर में आपको क्या करना होगा, कुछ दिन पहले ट्रेनिंग लेना होता था, उसका अभ्यास करना पड़ता था। उसको हम क्या कहते हैं? हेलने डिकार्ट। याद रखना, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हेलने डिकार्ट, या यह पूछ लिया जाता है कि ओलंपिक खेल में भाग लेने के लिए जिस खेल विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम हेलने डिकार्ड कहते हैं, याद रखना। अब बात आ जाती है उत्तर एथेंस काल की, कि उत्तर एथेंस काल क्या है। उत्तर एथेंस काल को हम क्या कहते हैं? इसको मेरे भाई हम स्वर्ण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम स्वर्ण काल भी बोलते हैं, मतलब क्लासिकल एथेंस पीरियड। अब इसको हम स्वर्ण काल क्यों कहते हैं? इसको हम एक चीज़ और कहते हैं, इसको केवल स्वर्ण काल ही नहीं कहते हैं, इसको एक चीज़ और हम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीस काल का अंत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो उत्तर एथेंस काल के बाद में आपका एथेंस पीरियड समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि ग्रीक इतिहास का स्वर्णिम काल है। क्या है यह इतिहास का एक स्वर्णिम काल? क्यों? क्योंकि इसी समय क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ें फिजिकल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस हुई। इस समय बहुत सारे लोग थे, फिलोसफर थे और लोग थे, ये सारे लोग भी इसी समय जन्म लिए। कब? इसी समय। इसलिए इसको बुद्धिमानी का काल, इसको हम स्वर्ण काल, इसको हम आपका इसको स्वर्ण युग, ये सारी चीज़ कहते हैं। और हरास का समय भी कहते हैं, क्योंकि इसी के बाद से आपका क्या हुआ था, आपका जो एथेंस काल था वह समाप्त होने लगा था। अब बात करें अगर हम कि जो आपका ग्रीक का इतिहास है वह जो है वह स्वर्ण युग में 1800 स्वर्ण युग में क्या हुआ था, इसके विषय में देखते हैं। तो 18 से 20 वर्ष के युवाओं को क्या कहा जाता था? एफेबोस कहा जाता था, मतलब वही जो क्रेडिट कॉर्प्स होते थे उनको कहा जाता था। क्योंकि जो आपका कैडिट होते थे वह जो है 18 से 20 ही साल की उम्र में आते थे इसमें तो इन्हीं को क्या कहा जाता? फेबेबॉस कहा जाता था। और इस काल को एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं। एज ऑफ ट्रांजिशन क्यों? इसको संक्रमण का काल क्यों कहते हैं? संक्रमण का काल, इसको एज ऑफ ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं, संक्रमण का काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय के बाद ही क्या हो गया, रोम ने आधिपत्य कर लिया। रोम जो है यूनान पर क्या कर लिया? यूनान पर आधिपत्य कर लिया। आधिपत्य कर लिया मतलब उसका जो है आधिपत्य हो गया, वह जो है इस पर क्या कर लिया, यहाँ पर जो है शासन कर लिया, वह जो है इसको क्या बना लिया, गुलाम बना लिया। इसीलिए यह क्या हो गया, और इस गुलामी का कारण उन्होंने क्या बताया था, जो खेल का मैदान और वो था उसी का नाम दिया था, बाद में आगे पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एज ऑफ ट्रांजिशन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इस अवधि को हम क्या कहते हैं, इस अवधि को दर्शन शास्त्र की अवधि भी कहते हैं, पीरियड ऑफ फिलॉसफीज। पीरियड ऑफ फिलॉसफीज क्यों? क्योंकि अरस्तु, प्लेटो, जो लोग भी थे सब इसी काल में जन्म लिए, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र का भी पीरियड कहते हैं, बौद्धिक काल का समय भी कहते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे मैंने बताया ना कि सुकरात, फिर आपका हिप्पोक्रेटस, उसके बाद में आपका प्लेटो, अरस्तु, ये सारे लोग इसी समय के थे, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो उत्तर एथेंस काल में अगर बात करें तो ये चार जो है आपके मैंने बताया कौन कौन, सुकरात हुए, प्लेटो हुए, अरिस्टोटल हुए और हिप्पोक्रेटस। मतलब सुकरात का चेला कौन, प्लेटो, प्लेटा का चेला अरस्तु, अरस्तु का हिप्पोक्रेटस। तो ये जितने भी सारे लोग हैं यह इसी समय पैदा हुए, मतलब इसी समय के थे, उत्तर एथेंस काल का समय था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अर्थ मतलब कि फिलॉसफी का काल भी बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना
सुकरात, प्लेटो और अरस्तु इसी अवधि में थे। इस अवधि में हिप्पोक्रेटस थे, जिनको क्या कहा जाता था, औषधि, व्यायाम, मेडिकल, जिम्नास्टिक्स का प्रचारक कहा गया। किसको? हिप्पोक्रेटस को। और हिप्पोक्रेटस जो थे, इनकी अगर बात करें तो ये जो है चिकित्सा के क्षेत्र में इनका अहम योगदान रहा। ठीक है, इसलिए इनको मेडिकल जिम्नास्टिक्स का प्रचारक कहा गया। और प्लेटो को कुश्ती में दक्षता हासिल थी। प्लेटो जो था उसको किस में, तो याद रखना, प्लेटो को कुश्ती में दक्षता हासिल थी। तो अगर देखो, इसीलिए प्लेटो ने किस उसका आदर्शवाद की बात करते हैं तो प्लेटो ही इसका जनक है, आदर्शवाद। तो ये याद रखना, प्लेटो जो था वो किस खेल से संबंधित था, तो ये कुश्ती की दक्षता हासिल थी या कुश्ती से संबंध रखता था। और आदर्शवाद की बात करता था, सत्यम शिवम सुंदरम की बात करता था। ठीक है, और अरस्तु ने पहली बार व्यायाम का वर्गीकरण किया था, जिसे उसने लेजियम नाम दिया। क्या नाम दिया? लेजियम। आप अगर इस टाइम का समय पढ़ोगे ना, तो चाहे वो मेडिकल साइंस पढ़ोगे, चाहे आप फिलॉसफी पढ़ोगे, चाहे आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ोगे, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ोगे, चाहे जहाँ भी पढ़ोगे ना, तो आपको प्लेटो, अरस्तु, सुकरात ये सब मिल जाएंगे। और उस समय इसीलिए इसे बुद्धिमानी का काल कहा जाता था, इसी वजह से उसको बौद्धिक काल कहा जाता था, याद रखना। इस काल में लोगों का लक्ष्य क्या था? म्यूजिक फॉर स्प्रिंट, मतलब जिम्नास्टिक फॉर बॉडी था। क्या लक्ष्य क्या था? म्यूजिक फॉर स्प्रिंट और जिम्नास्टिक फॉर बॉडी, मतलब जिम्नास्टिक बॉडी के लिए और म्यूजिक फॉर स्प्रिंट के लिए। ठीक है, चलिए। अब उस समय जो ये थे, उस प्रकार जो है प्लेटो, अरस्तु और सुकरात, इन लोगों ने उसी समय एथेंस में 3 प्रसिद्ध जिम्नेजियम स्कूलों की स्थापना की, जो कि उच्च श्रेणी के थे। तीनों उच्च श्रेणी के थे। पहला एकेडमिक अकादमी, जिसको प्लेटो ने बताया। फिर हो रहा था लेसियम या लाइसियम, जो कि पेरिपैटिक ने दिया था, या फिर इसको पेरिपैटिक भी बोलते हैं, और यह जो है एरिस्टोटल ने खोला था। और फिर क्या था? सेनोसर्गस, जिसको सुकरात ने दिया था, मतलब जो व्यवस्था की थी। ये सब तीनों क्या थे? जिम्नेजियम स्कूल थे, जिम्नास्ट के स्कूल थे। और तीनों को अलग अलग लोगों ने, एकेडमिक अकादमी, फिर लेसियम, उसके बाद लेसियम को पेरिपैटिक भी बोलते हैं, उसके बाद साइनोसार्गस। और ये तीनों विद्यालय उस समय के महान जो दर्शन शास्त्री थे, उन तीनों ने खोला था। ठीक, इस काल को स्वर्ण युग परिवर्तन का काल कहा जाता है। क्या? स्वर्ण युग परिवर्तन का काल और बौद्धिकता का काल कहा गया है। मैंने आपको बताया इसीलिए कहा गया कि स्टेडियम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के स्टेडियान में हुआ था। क्या हुआ था? स्टेडियान से हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था? स्टेड रेस होती थी, जो कि पैदल चाल हुआ करती थी, लंबी चाल थी। ठीक है, वहाँ पे स्टेड रेस जिसको बोलते हैं, सीधे सीधे। तो ये उसका काम था। और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर इस पर जो है आधिपत्य हुआ। आधिपत्य होने के बाद में किसका? रोम ने आक्रमण किया और रोम को इस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। किसने? रोम ने। अब अगर हम बात करें आप लोगों से, कि आप लोग भी पूछेगा सर रोम और कहाँ है, क्योंकि रोम कहाँ है और यूनान, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो अगर मैप के हिसाब से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि रोम कहाँ है, यूनान कहाँ है, इटली की राजधानी, हाँ रोम, और रोम कहाँ है और यूनान कहाँ है, और क्यों? देखो हमेशा दोनों के बीच में एक जल मध्य होता है, और इस पार से इस पार आके उन्होंने इस पर आधिपत्य किया। फिर ये शासन हो जाएगा रोम का। फिर रोम के बाद में फिर रोम पर आक्रमण किया जर्मनी ने, फिर जर्मनी का इतिहास आ जाता है। उसी प्रकार से आगे हम बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम आपको मैप में दिखाएं, एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। अच्छे से पढ़ रहे हैं तो जो भी पढ़ेंगे हम अच्छे से पढ़ें। जिससे कि जब हम पढ़ेंगे ना तो चीज़ों को बहुत अच्छे से और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, तब हमको ज़्यादा बेटर। देखिए
अगर हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इधर नहीं खुल रहा है, इधर देखते हैं। ये जब इन दोनों की हम बात करते हैं ना, तो दोनों क्या होते हैं कि आपस में आप देखोगे तो अगल बगल ही होते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है, समुद्र होता है, जिसकी वजह से दोनों क्या होते हैं, दोनों में समस्याएं आती हैं। ठीक है, देखिए ये मैप डाउनलोड हो रहा है, बड़ी जल्द डाउनलोड हो जाएगा और चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। उनसे गलती हुआ हमको पहले ही डाउनलोड करके रख लेना चाहिए। देखिएगा इस मैप को आप लोग देखिएगा, देखिए अब मैं ओपन करके इसको लगाता हूँ, इससे आप देखिए। अब यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ पे आप देखिए ये डेल्फी है, ये कोरिंथ है, देखिए तो यहाँ पे आप देखो ये पेला, ये एगा, ठीक है, ये एथेंस है, ये देख रहे हो, ये एथेंस नगर है आपका। ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका एथेंस है। ठीक, ये और इधर देखोगे तो ये इटली है, ये इटली है। ठीक है, इधर ये, ठीक, ये सैरिकस, ये रोम वाला बेल्ट यहाँ है और ये ठीक। तो अब ये यहाँ से ये देख रहे हो, ये पूरा जो आप देख रहे हो ये पूरा इलाका है आपका, और इन दोनों के बीच में क्या है, ये पानी है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ आना था, यहाँ से यहाँ आना था, तो वही चीज़ें हुई, बीच में क्या है, हाँ, तो आपका ये जो ओनियन सी है ये है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आए और फिर युद्ध किया और फिर इस पर आधिपत्य किया। ठीक, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। उम्मीद है इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब बात करेंगे रोम के इतिहास के विषय में, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन रोम। रोम में शारीरिक शिक्षा का इतिहास क्या था। शारीरिक शिक्षा की जो भी चीज़ें हैं इसी तरीके से विथ डायग्राम हम पढ़ेंगे। तो यहाँ रोम में शारीरिक शिक्षा के विकास की अगर हम बात करते हैं तो यूनान के बाद शारीरिक शिक्षा की सबसे प्राचीन सभ्यता रोम की मानी जाती है, और रोमवासी तर्कसंगत और तथ्यों को पहचानने के काबिलियत रखते थे। मतलब वो ऐसे लोग थे ना जो कि तर्क करते थे। तर्क करने का मतलब कि वो लॉजिक पे बात करते थे, वो ये नहीं कि ये होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी की बात नहीं, वो लॉजिक की बात करते। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भाषणकर्ताओं का काल कहा जाता है रोम को। क्यों? क्योंकि उस समय लोग, मतलब ये हुआ तो क्यों हुआ, अगर यहाँ हो रहा है तो क्यों हुआ। सबसे भ्रष्ट देश भी उस समय का यही था, क्योंकि आपने नीरो को पढ़ा ही होगा, जिसने कि पैसा दे के जो है ओलंपिक में मेडल पाया था, मतलब कि खरीद लिया था जज को ही। तो ये चीज़ आप जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या था, ये लोग क्या थे, ये रोम जो था, रोम क्या कहता था, रोम जो है लोगों को शासन करना सिखाया। अब आप कैसे कहोगे कि शासन करना ऐसे सिखाया क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो सिर्फ एन केन प्रकार शासन करना सीखे थे, कि वो किसी भी प्रकार से दूसरे पे आक्रमण करो, उसको कब्जा करो और अपना शासन स्थापित करो। ये चीज़ सिखाया रोम ने ही लोगों को। और ये जो रोम जो था, यहाँ पर नगरीय सभ्यता थी। आगे देखोगे तो बावली चीज़ें अच्छी तरीके से बनी हुई आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इन तथ्यों को पहचानने की काबिलियत रखते थे, इसलिए रोमन लोगों के व्यवहार में शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। रोम के लोग शारीरिक शिक्षा के उच्च कार्यक्रम को शामिल करते थे, उन्हीं कार्यक्रमों को शामिल करते थे जिनमें क्या होता था, व्यवहार प्रकट होता था। वो इस तरीके से नहीं, वो मानते थे कि खेल है ठीक है, लेकिन वो ये कहते थे अगर उसमें व्यवहार नहीं है तो हम उस खेल को नहीं शामिल करेंगे। इस वजह से इन्होंने क्या किया, रोम में ही आप देखोगे तो थियोडेसस ने क्या किया, पूरा जो है जो ओलंपिक नगर था उसी को नष्ट कर दिया।
जो स्टेडियम थे उसको नष्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें थी। ओलंपिक को बंद करा दिया था। लेकिन यहाँ पर एक और राजा हुआ अगस्ता, जिसने कि ओलंपिक को फिर से चालू कराने की कोशिश की थी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। रोम के शारीरिक शिक्षा के इतिहास को जानने के लिए इन्हें तो कालखंडों में बांटते हैं। कितने कालखंडों में बांटते हैं? इनको भी हम 2 कालखंडों में बांटते हैं, जो कि आपके सामने है। एकदम अट्रैक्टिव पीपीटी है मेरे भाई, आप देखोगे पढ़ोगे आपको कि मतलब फ्लो चार्ट सहित कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से, अगर मेंस में लिखना होगा, अगर आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के लिख दोगे तो पूरा नंबर लेके जाओ। तो रोमन शारीरिक शिक्षा का इतिहास हम 2 भागों में पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं रोमन काल, पूर्व रोमन काल, अर्लियर या रिपब्लिक रोमन इसको बोलते हैं, और दूसरा उत्तर रोमन काल या इम्पीरियल या लैटरल रोमन काल बोलते हैं। पूर्व रोमन काल की विशेषताएं क्या थी? यहाँ पर ट्रेनिंग जो था वो सैन्य प्रशिक्षण, देशभक्ति व अनुशासन सिखाया जाता था, शिविरों का अभ्यास कराया जाता था। इस समय जो गेम हुआ करते थे जैसे दौड़ना, कुश्ती, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन उत्तर एथेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर पेशेवर और हिंसक खेलों को दिया जाता था। आगे पढ़ेंगे वो हिंसक खेल कौन हुआ करते थे, वो पेशेवर हुआ करते थे। मतलब जबकि ओलंपिक यह कहता था कि पेशेवरों को नहीं शामिल किया जाना है। कोई भी गेम ऐसा जो पेशेवर है, जो पैसे के लिए खेला जाता है, उसको ओलंपिक में शामिल होने का कोई अधिकार ही नहीं था। लेकिन ये लोग क्या किए, ये लोग वही चीज़ व्यवहार को मानते थे, तर्क संगत मानते थे। ये किसी के सम्मान उम्मान की बात नहीं करते, ये सिर्फ कहते थे कि अगर ये है तो क्यों है तो इसका मतलब इसके कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए। ये हमेशा फ़ायदे की बात के विषय में बात करते थे और जनता के लिए, मनोरंजन के लिए इसको फैलाते थे। और शारीरिक शिक्षा का पतन भी यहीं से हुआ। ठीक। और प्रमुख गतिविधियों में क्या होता था? यहाँ पे ग्लैडिएटर मुकाबला होता था, फिर आपका रथ दौड़ जिसे चैरिटी रेसिंग कहते थे। यहाँ पे आपको थर्माबाद भी मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको यहाँ के लोग जो थे हैंडबॉल के बहुत अच्छे वो थे, खिलाड़ी थे, मतलब गेंद को खेलने, गैलेंस एक्सरसाइज भी यहाँ पर आपको गैलन को भी पढ़ेंगे आप यहाँ पे उत्तर रोमन में। ठीक है, कुछ लोगों को आर्किटेक्टों को पढ़ेंगे और लोगों को हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे भी सेम चीज़ वही है, आप इसको भी देख सकते। चलिए आगे बात करते हैं प्रारंभिक रोमन काल के विषय में। प्रारंभिक रोमन काल क्या है? अर्लियर रोमन काल। रोम के निवासियों को ओरटेटस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ओरटेटस कहा जाता था। अर्थात हम ये कह सकते हैं उनको भाषणकर्ताओं का काल कहा जाता था। अब भाषणकर्ताओं को नहीं दे के केवल ओरटेटस दे दिया कि ओरेटरस किसको कहा जाता था? तो ओरेटरस रोम के निवासियों को कहा जाता। पूछ लेगा ओरेटरस मतलब क्या होता है? तो भाषणकर्ता होता है। पूछेगा प्रारंभिक रोमन काल को किस नाम से जाना जाता है? तो भाषणकर्ताओं के काल के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकते हैं। रोमन ने दुनिया को सिखाया कि शासन करना कैसे है। प्रशासन करता है और गरिमा बेरहमी के साथ शासन करना, मतलब कि एन केन प्रकार तुमको क्या करना है? शासन। वहाँ पे ये नहीं तुमको देखना है कौन मर रहा है या कौन जी रहा है, कौन किसको मार रहा है या कौन क्या कर रहा है, ये इससे मतलब नहीं था उनको, सिर्फ शासन से मतलब था। बस इतना ही वो जानते थे। इस समय शारीरिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बच्चे का घर होता था। उस समय ये नहीं था वहाँ भेज दिया जाए, बच्चे घर पे ही सारी शिक्षा करते थे, सीखते थे चीज़ों को। जहाँ बच्चे के पिता द्वारा सारी शिक्षा दी जाती थी, जो भी शिक्षाएँ थी सारी शिक्षा की वो उनके पिता के द्वारा दी जाती थी और घर पर ही दी जाती थी। ठीक, शिक्षा का उद्देश्य वहाँ पे क्या था? वहाँ पे भी शिक्षा का उद्देश्य एक ही था, क्या? कि युद्ध के लिए वीर और निपुण बलशाली सैनिक तैयार करना। ये भी अपनी क्या करते थे? शरीर के बल की बात करते थे। और उस समय स्पार्टा काल में भी देखोगे, एथेंस काल में भी, तो वहाँ पे भी क्या कहता था? वहाँ पे भी शरीर को तैयार करना। वहाँ पे तो ये कहावत कही जाती थी कि दीवार अगर मोटी है तो क्या हो? दीवार क्या होनी चाहिए? मोटी होनी चाहिए। अंदर अगर कमजोरी हो कोई नहीं, लेकिन दीवार कैसी होनी चाहिए? मोटी और मजबूत होनी चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि दीवार अगर मोटी और मजबूत होगी, जो बाउंड्री होगी मोटी और मजबूत होगी, तो अंदर का नगर कैसा भी होगा उसको बचा लिया जाएगा। ये बात होती थी। तो वही चीज़ें थी यहाँ पर। फिर कैंपस मार्टियस, अब यहाँ पर एक कैंपस मार्टियस हुआ करता था। कैंपस मार्टियस से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और चीज़ें, अगर इनकी मैं बात करूँ, कैंपस मार्टियस क्या था? प्राचीन रोम के पास यह एक स्थान था, प्राचीन रोम के पास, जो कि टाइबर नदी के पास। कहाँ पे था? पूछेगा कैंपस मार्टियस कहाँ था? तो टाइबर नदी के पास था। वह ऐतिहासिक क्या था? खेल क्षेत्र। क्या था? वह ऐतिहासिक खेल क्षेत्र था, मतलब खेल का मैदान था, खेल क्षेत्र था, जिसको कैंपस मार्टियस कहा जाता था। जहाँ पर क्या होता था? 18 वर्ष से अधिक उम्र के रोमन युवाओं को
शारीरिक शिक्षा एवं सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होता था। तो 18 वर्ष की उम्र के रोमन युवाओं को जहाँ खेलने की शिक्षा, जहाँ पे सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता तो उस जगह को क्या बोला जाता था? तो कैंपस मार्टियस बोला जाता था। यह किस नदी के किनारे था? तो टाइबर नदी के पास था यह मैदान। ठीक है, इसमें जो है खेल का मैदान की जानकारी की बात करें तो यह क्या था? यह प्राकृतिक रूप से खुला मैदान था, एकदम प्रकृति के बीच में, प्रकृति के गोद में था। यह ठीक है, यह रोम शहर की दीवारों के बाहर एक विशाल हरा भरा बाढ़ का मैदान था, हरा भरा मैदान था। इसके साथ ही साथ युवाओं की बात करें तो युवाओं का यहाँ युवा क्या सीखते थे? तलवारबाजी सीखते थे, कुश्ती, दौड़, युद्ध सवारी, कठोर शारीरिक अभ्यास करते थे, मतलब व्यायाम, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें, मतलब फिजिकल एजुकेशन का जो सोचो उस समय भी था। लेकिन आज है कि हमारा देश समझने का नाम नहीं ले रहा है। अपने देश में फिजिकल एजुकेशन वालों की स्थिति आज भी वही रह गई है। कोई पोस्ट नहीं, कुछ नहीं, हर सब्जेक्ट को ये इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन फिजिकल एजुकेशन से क्या ही मौत आती है पता नहीं। मिथिलेश तिवारी जी अपने को बिहार शिक्षा मंत्री जी महाशय कह रहे हैं कि नहीं मैं उतना ही दूंगा जितना आई थी, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। 45 मतलब 47 तो 47। आप उत्तराखंड देखेंगे वहाँ पे लोग अलग धरना देने हुए बैठे हैं। आप एमपी में देखोगे वहाँ दे रहे हैं। आप यूपी में अनुदेशक देखोगे वो बेचारे परेशान हैं और 32,000 अनुदेशक की जो पोस्ट आई थी वो बहाली नहीं हो पा रही है। प्राइमरी में नहीं ये दे रहे हैं, जूनियर में नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो चाहे जिस स्टेट में देखो, सेंट्रल की अपनी कहानी है, अपना रोना है। मतलब फिजिकल एजुकेशन से पता नहीं क्या प्रॉब्लम, केवल एनईपी लागू करना ये लोग जानते हैं, बस हो गया। ठीक, अब मानसिक और सैन्य अनुशासन की बात करते हैं तो युद्ध के देवता मार्स को समर्पित इस स्थान पर, यह स्थान किसको समर्पित था? तो याद रखना मार्स देवता को। अब मार्स देवता को समर्पित था। और मार्स देवता कौन थे इस समय? तो याद रखना युद्ध के देवता, ये कौन थे? युद्ध के देवता। पूछता है युद्ध के देवता कौन होते थे? तो मार्स जी होते थे। ठीक है, इनको समर्पित था यह मैदान। और मानसिक रूप से अनुशासित और एक बेहतरीन सैनिक बनाया जाता था यहाँ पर, एकदम उसको अच्छी तरीके से। समय के साथ इस खुले मैदान में मंदिर, स्तंभ और सार्वजनिक भवन भी बनाए गए थे। तो ये इसका विकास था कैंपस मार्टस का। कैंपस मार्टस कहाँ था? मेनली आपको ये जानना है किस नदी के किनारे था? टाइबर नदी के किनारे था। इसमें क्या होता था? यह 18 वर्ष से अधिक जो रोमन युवा थे उनको सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके बाद बात करें तो यह किसको समर्पित था? तो यह मैदान जो है युद्ध के देवता मार्स को समर्पित किया जाता था। यहाँ पर क्या क्या सिखाया जाता? तलवारबाजी, कुश्ती, दौड़, युद्ध सवारी, ये सारी जो भी चीज़ें होती थी वह था। यह कहाँ पे था? तो रोम शहर की दीवार जो बाउंड्री थी उसके बाहर एक विशाल मैदान था। ये था कैंपस मार्टस जहाँ पे लोग सीखा करते थे। यहाँ देख रहे हैं पूरा लोग, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई घुड़सवारी कर रहा है, ये सारी चीज़ें थी। इस अवधि में क्या था? तो याद रखना इस अवधि की अगर हम बात करें तो इस अवधि में आपका जो हैंडबॉल है क्या है? इस अवधि में हैंडबॉल लोकप्रिय था। रोम के लोग उपयोगितावाद को बढ़ावा देते थे। अब उपयोगितावाद क्या होता है? उपयोगितावाद अर्थात नैतिकता और राजनीति का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसके अनुसार वही कार्य या निर्णय सही और नैतिक है जो अधिक से अधिक लोगों के लिए अधिकतम सुख और लाभ सुनिश्चित करता है। कि अधिक से अधिक क्या है? लाभ क्या होता है? वह दुख या हानि को कम करे, उसे ही हम उपयोगितावाद कहते हैं। मतलब जिसको करने पर फ़ायदा ज़्यादा हो, नुकसान को, मतलब दुख न हो, उसको जो फ़ायदे वाली बात है उसकी बात करते हैं। अब आता है लेटर रोमन पीरियड। लेटर रोमन पीरियड में उत्तर रोमन काल की बात करते हैं। तो इस काल के लोग को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं लेटर रोमन पीरियड की। तो इस काल में लोगों को हेलेनिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो याद रखना हेलेनिक। इस काल में हेलेनिक कहा जाता था, लेकिन शुरू के काल में इसको क्या कहा जाता था? तो शुरू को काल में इसको ओरेटेरस कहा जाता। क्या? ओरेटरस कहा जाता था, याद रखना ओरेटरस। और बाद के काल में क्या कहा जाता था? इसको हेलेनिक कहा जाता था, याद रखना। ठीक, क्योंकि इस काल के लोग क्या करते थे? लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया करते थे, इसलिए इसको हेलेनिक कहा जाता था। इस काल के लोग क्या करते थे? लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। साथ ही साथ इस समय तेल मालिश, धूप स्नान, भाप स्नान का प्रचलन रोम काल में था। तो याद रखिएगा, एक तरीके से थेरेपी की बात कर रहा है। थेरेपी कौन कौन सी थेरेपी? आपकी ऑयल थेरेपी, ठीक है,
उसके बाद बात करें आपकी तो सन थेरेपी, सन बाथ जिसको बोलते हैं, सन बाथ। उसके बाद में आपका स्टीम बाथ, स्टीम बाथ। ये सब कहाँ पे, तो ये सब जो है आपके जो लेटर रोमन पीरियड था, उत्तर रोमन काल था, वहाँ पर फेमस था। और यहाँ पर जुआ का खेल रोमन वालों को लिए क्या था, एक बढ़िया पसंदीदा खेल था जो जुआ था। तो आजकल जान लो जो जुआ आया है वो रोमन से ही आया है। उसके बाद में कीचड़ और कीचड़ स्नान मतलब मड स्नान प्रसिद्ध था। क्या था, मड स्नान। मड स्नान जो था, मड बाथ जो था, यह जो है फेमस था उस समय। और अब बात आती है कि इस समय के लोग जो हुआ करते थे वो क्या करते थे। तो इस काल में बात करें अगर, एक युद्ध हुआ करता था जो कि एक कॉम्बैट युद्ध हुआ करता था। कॉम्बैट युद्ध में क्या हुआ करता था, ग्लैडिएटर कॉम्बैट जिसका नाम दिया जाता था। और इस काल में नागरिकों के मनोरंजन के लिए एक खूनी खेल खेला जाता था जिसका नाम क्या था, ग्लैडिएटर कॉम्बैट, जिसको हम ग्लैडिएटर कॉम्बैट के नाम से जाने जाते थे। मतलब जो खूनी खेल खेला जाता था, जिसमें क्या होता था, जानवरों और इंसानों के बीच मुकाबला किया जाता था। और दोनों एक दूसरे को जब तक मार नहीं लेते थे तब तक इसमें क्या होता था, इसमें जो है कोई भी युद्ध छोड़ के या गेम छोड़कर भागता नहीं था। यह 264 बीसी पूर्व रोम में शुरू हुआ था। इस काल में कॉलेजियम एक ऐसा स्कूल था जहां ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें आप लोगों से, ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो था इस काल में कॉलेजियम क्या था, कॉलेजियम एक ऐसा स्कूल था जहाँ पर ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसकी स्थापना रोम के राजा काली, किसकी, रोम के राजा जो काली थे, कौन थे, जो काली थे, ठीक, इस काल में कॉलेजियम एक ऐसा स्कूल था जहाँ पर ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसकी स्थापना जो थी वो रोम के, कौन थे, जो रोम के राजा थे, कौन, आपके रोम के राजा। तो ये इसकी स्थापना रोम के राजा कालीगुला ने करवाई थी। किसने करवाई थी, कालीगुला ने कराई थी। किसने कराई थी, तो याद रखिएगा किसने कराई थी, कालीगुला ने कराई थी। ठीक, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। इसे क्या कहा जाता था, लुट्स मैग्नस भी कहते थे। क्या कहते थे, लुट्स मैग्नस। क्या बोलते थे मेरे भाई, लुट्स मैग्नस भी बोलते थे। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें दास, बंदी, अपराधी भाग लेते थे। इसमें भाग कौन लेता था मेरे भाई, इसमें जो थे अगर भाग लेने की बात करें तो इसमें भाग लेते थे दास, बंदी, अपराधी, ये सारे लोग क्या करते थे, ये सारे लोग इसमें भाग लिया करते थे। ठीक, चलिए और इसका आयोजन की बात अगर हम कर लें, इसका आयोजन कहाँ होता था, तो इसका जो आयोजन अब ये पूछता है कि कौन सा ऐसा वो था जिसमें दास, बंदी और अपराधी भाग लेते थे, तो ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट। और इसमें क्या होता था, यह खूनी खेल था। खूनी खेल था, तो खूनी खेल कहने का मतलब क्या है, खूनी खेल कहने का मतलब इसमें जानवर और आदमी ये दोनों लड़ाई करते थे और दोनों एक दूसरे को जब तक मार नहीं देते थे। तो इसमें भाग कौन लेता था, तो याद रखना दास, बंदी और अपराधी, अपराधी भाग लिया करते थे। मतलब वही है कि बड़े लोग जो थे वो अपने मज़े के लिए, जो गरीब लोग थे, जो बंदी थे, जो अपराधी थे, उनको जानवरों के सामने छोड़ दिया करते थे लड़ने के लिए, मरने के लिए, ये होता था। इस काल में तलवार युद्ध एम्फिथिएटर में होता था। कहाँ पर, एम्फिथिएटर। एम्फिथिएटर का मतलब खुले मंच पर प्रतियोगिता, वही चीज़ था। कहाँ पर, खुले मंच पर होता था। सबसे बड़ा एम्फिथिएटर कौन था, ये एम्फिथिएटर नहीं होगा, एम्फिथिएटर था, एम्फिथिएटर। एम्फिथिएटर और एम्फिथिएटर का नाम
क्या था जो सबसे बड़ा था वहाँ पे रोम काल में? एल्विन एम्पी थिएटर। और इसी के नाम पर दिल्ली में भी था, ठीक है, एर्विन एम्पी थिएटर था, ठीक है। तो एर्विन एम्पी थिएटर मतलब जो दिल्ली में है वो इसी प्रकार से इसी के तर्ज पर बनाया गया था। ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये एम्पी थिएटर है, ठीक है, जिसकी क्षमता कितनी थी? 50,000 से लेके 80,000 लोग वहाँ पर रह सकते थे। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार आपको इसको रिकॉल करा देते हैं। गैलेटियर कम्बैट क्या होता था? गैलेटियर कम्बैट क्या होता था? एक खूनी खेल होता था जिसमें कौन भाग लेते थे? दास, बंदी और ये सारे लोग भाग लिया करते थे। कौन भाग लिया करता था? तो इसमें भाग लिया करते थे दास, बंदी और आपके अपराधी भाग लिया करते थे। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो यह जो है किस सन में शुरू हुआ? 264 BC में शुरू हुआ। इस काल में कॉलेजियन एक ऐसा स्कूल था जहाँ पर क्या होता था? गैलेटियर कम्बैट की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती थी? तो कॉलेजियस के स्कूल में दिया जाता था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना क्या बताओगे? इसकी स्थापना आपके रोम के राजा कालीगुला ने करवाई थी। इसे कहाँ पे? लुट्स मैग्नस भी कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? इसको आपको लुट्स मैग्नस भी कहा जाता था। इसमें अगर बात करें इसका आयोजन तो कहाँ होता था? एम्पी थिएटर में होता था। सबसे बड़े एम्पी थिएटर का नाम क्या था? तो सबसे बड़े एम्पी थिएटर का नाम था एल्विन एम्पी थिएटर था, जिसके दर्शकों की क्षमता कितनी थी? 50,000 से 80,000 तक थी, ठीक है। इसका निर्माण वेस्पियस ने। अब देखो ये जो रोम का कोलेसियम है इसको कोलेसियम भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कोलेसियम। तो याद रखना इसका निर्माण कौन कराया था? वेस्पेसियन के शासनकाल में लगभग 72 ईस्वी में शुरू हुआ। और उसके उत्तराधिकारी कौन थे? उसके उत्तराधिकारी जो था टाइटस। कौन था? टाइटस। उसका जो उत्तराधिकारी था आपका ये टाइटस के शासनकाल में 80वीं ईस्वी में पूरा किया। वेस्पेसियन ने शुरू करवाया और टाइटस के शासनकाल में यह पूरा हुआ। शुरू हुआ 72 ईसा पूर्व में, ख़त्म हुआ 80 ईसा पूर्व में। इसका निर्माण पेबिलियस राजवंश के सम्राटों द्वारा किया गया था। इसी कारण इसका आधिकारिक ऐतिहासिक नाम क्या हुआ? इसीलिए इसका आधिकारिक नाम हुआ फेल्विन एम्पी थिएटर। पेबिलियस राजवंश थे वो लोग, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? फेल्विन एम्पी थिएटर रखा गया, ठीक है। यह स्थान इटली की राजधानी इस समय रोम में है, जिसकी क्षमता 50,000 से 80,000 था। इसमें गैलेटियर मुकाबले, जंग, शाही आयोजन और जनसभाएं हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें विथ डायग्राम आपके सामने हैं, आप इसको देख सकते हैं। थर्मे, अब उस समय थर्मे क्या होता था? थर्मे स्नानागार हुआ करता था उस समय। थर्मे जो था इसमें जो है जो प्राचीन रोम में सार्वजनिक स्नान और खेल के लिए व्यायामशाला को थर्मे कहा जाता था। थर्मे जो था यह क्या था? थर्मे की बात करें तो यह जो था यह आपका सार्वजनिक था। सार्वजनिक था, यह सार्वजनिक लोगों के लिए था थर्मे। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे स्नान खेल के लिए व्यायामशाला को थर्मे कहा जाता था। जो खेलने के बाद यहाँ देख रहे होंगे ये लोग नहा रहे हैं। और इस काल में 2 प्रसिद्ध स्नानागार और थे। कौन सा? डायोक्लेटियस स्नानागार और काराकाला स्नानागार, ये 2 और हैं। और इस काल के लोग क्या करते थे? मार्स नामक युद्ध के देवता की पूजा किया करते थे, ठीक है। तो ये रही बात। आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पर एक मैंने बताया कि एक बहुत प्रसिद्ध औषधि शास्त्री जो कि आपके सामने दिख रहे हैं वो पैदा हुए। और इनका जो है पैदा तो ये एक्चुअली में हुए थे यूनान में, लेकिन बड़े होकर जब इनको कार्य करने का मौका मिला तब उस समय तक ये हो गया था रोम का आधिपत्य। अब जब रोम का आधिपत्य हो गया तो उस समय ये रोम में रहा करते थे। तो इस काल में गैलन क्या थे? प्रसिद्ध औषधि शास्त्री थे, जिसने सबसे पहले क्या किया था? शारीरिक क्रियाओं के दौरान, जब आप शारीरिक क्रिया कर रहे हो उसके दौरान पल्स नापने की गणना की थी। कौन? आपका ये गैलन महोदय हैं, ये बहुत फेमस है। तो काम करते समय आपका जो पल्स काउंट है वो कौन नापा था? गैलन ने। और सर्वप्रथम गैलन ने शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा। इन्होंने काम करने या शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा। पहला था पेशी तान विकसित करने वाले व्यायाम, मतलब मसल डेवलप करने वाले। दूसरा था लंबी दूरी वाले या दूरंतगामी व्यायाम, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो थी। उसके बाद में कठोर परिश्रम करने वाले व्यायाम, कि जिसमें आप क्या करते थे? बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, जो वर्कआउट करते थे हाथों से, उसकी बात करता था। उसके बाद में आगे बात करें तो यहाँ पर
खेल जो व्यवस्था थी, जो शिक्षा व्यवस्था थी, तो उस समय रोमनों ने ओपेरा नेजियोना और वालिया, रोमनों ने 3 विद्यालय की बात कही है। एक विद्यालय जिसका नाम था ओपेरा नाजियोनाला और वालिला मतलब नामक एक अलग से शारीरिक शिक्षा विभाग की स्थापना की। सोचो कितना उस समय के लोग जागरूक थे कि फिजिकल एजुकेशन को इतना महत्व देते थे। सोचिए, इसके लिए अलग से ही शारीरिक शिक्षा विभाग की स्थापना कर दी थी विद्यालयों में, क्या, जिसका नाम था ओपेरा नाजियोनेला और वालिता। इसकी स्थापना आपकी 1926 ईस्वी में। शासन कौन था? मुसेलिनी। मुसेलिनी उस समय शासक था और यह 1937 तक सक्रिय रहा। इसमें 6 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे क्या करते थे? सैन्य प्रशिक्षण और सैन्य अनुशासन लिया करते थे। तो ये था उनका जो शारीरिक शिक्षा के विद्यालय की स्थापना। उसके बाद बात करें अगर हम आप लोगों से, तो उत्तर रोमन काल में शोषण, घुसखोरी और सामाजिक कुरीतियाँ अपने चरम पर थी। इसीलिए इसे क्या कहा गया? डार्क एज कहा गया। क्या कहा गया? डार्क एज। डार्क एज क्यों कहा गया? क्योंकि जायज़ सी बात है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुसखोरी और चीज़ें ये थी। यही काल है, यही इसी समय रोमन सम्राट किंग नेरो ने प्राचीन ओलंपिक खेल में निर्णायकों को घूस देकर विजेता बनाया गया था या बना था। जब वो पैसा देके बना था, इसीलिए राजा नेरो किसमें? ओलंपिक में। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह क्या था? कुरीतियों का काल था। ठीक है। और यहीं का एक राजा था अगस्टस ने क्या किया था? ओलंपिक को पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी। और शारीरिक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? गैलन ने किया था। प्राचीन रोम की अगर हम बात करें आप लोगों से, तो प्राचीन रोम में घोड़े और रथ दौड़ के मैदान को सर्कस कहा जाता था। क्या कहा जाता था मेरे भाई? प्राचीन रोम की बात करते हैं तो प्राचीन रोम में घोड़े और रथ दौड़, किसकी बात कर लेंगे हम? घोड़े और रथ दौड़ की जब हम बात करते हैं कि घोड़े और रथ दौड़, तो घोड़े और रथ दौड़, ठीक है, रथ दौड़ का जो मैदान था उसको हम क्या कहते हैं? घोड़े और रथ दौड़ का जो मैदान था उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम सर्कस या सर्कस मैक्सिमस कहते थे, सर्कस कहते थे। और जो सबसे बड़ा सर्कस था उस समय का, उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम सर्कस मैक्सिमस, सबसे बड़ा घुड़दौड़ और रथ दौड़ का मैदान था। क्या था? सबसे बड़ा घुड़दौड़ और रथ दौड़ का मैदान था, याद रखना। उत्तर रोमन काल में शोषण, घुसखोरी, सामाजिक कुरीतियाँ अपने चरम पर थी, इसलिए इसको क्या कहा गया? डार्क एज कहा गया। रोमन मतलब जो सम्राट था नीरो ने घूस देकर विजेता बना था यह अगस्टस, जो कि ओलंपिक को पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी। शारीरिक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? गैलन ने ही कार्य करते हुए पल्स की गणना करने की बात कही थी। प्राचीन रोम में घोड़े और रथ दौड़ के मैदान को सर्कस कहा जाता था। रोम का सर्कस कौन सा था जो सबसे बड़ा था? तो सर्कस मैक्सिमस जो था वो सबसे बड़ा सर्कस था। मतलब अब यहाँ पर एक वस्तुकार हुए जो क्या नाम था उनका? वेट्रिवियस था, जो कि 80 से 115 BC तक इनका समयकाल था। ये जो थे रोमन वस्तुकार और इंजीनियर थे, साथ ही साथ डी आर्किटेक्चर के लेखक थे। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था डी आर्किटेक्चर्स। और ये जो है मानव स्वास्थ्य में व्यायाम, स्वच्छता और पर्यावरण की भूमिका पर चर्चा इन्होंने किया था। उसके बाद में एक और व्यक्ति हैं जिनका क्या नाम था? मार्कस टूलियस, जिनका नाम था मार्कस टूलियस सिसेरो। 106 से 43 ईस्वी पूर्व तक ये रोमन दार्शनिक और राजनेता थे और शारीरिक प्रशिक्षण और बौद्धिक विकास के बीच संतुलन की वकालत इन्होंने की थी। मतलब एडवोकेट, बैलेंस बिटवीन फिजिकल ट्रेनिंग एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात इन्होंने ही कहा था कि फिजिकल ट्रेनिंग और इंटेलेक्चुअल दोनों चीज़ें शारीरिक प्रशिक्षण के माध्यम से ही संभव है, इसके अलावा नहीं है। रोमन स्कूलों में सर्वांगीण शिक्षा, शरीर प्लस मन के विचार को बढ़ावा देने का विषय इन्हीं को है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन को मार्कस टूलियस की बात होती है। उसके बाद में उत्तर रोम में शिक्षा का जो स्तर था वो 3 स्तर में था। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो वो फर्स्ट 3 स्तर था, तो वो तीन स्तर कौन था? तो पहला था लेवल फर्स्ट प्राइमरी स्तर, जो स्कूल ऑफ लिटरेचर था, जो कि बच्चों को लिटरेचर सिखाया जाता था।
उसके बाद में स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स, जैसा कि पहले ही बताया, 6 से 10 साल तक। स्कूल ऑफ रेटर, जो कि 11 से 12 वर्ष तक था। बाद में ट्यूटेनिक नामक जनजाति के लोगों ने रोम का पतन का कारण बना, और यह जो है कहाँ की थी, जर्मनी की जनजातियाँ थी। और यही जो है ट्यूटेनिक जो जनजाति थी वह इस पर क्या कर ली, वो इस पर आधिपत्य कर ली, और फिर क्या हुआ, इसका पतन हो गया। तो अगर अब हम बात करें तो उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे न समझ में आया होगा वो बता देगा। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। आप जब तक ये टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करेंगे आपको इसकी पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। तो आप इसी टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ भेजी जाती है, तो इसकी पीडीएफ जो है आपको डाल दी जाएगी क्लास के बाद। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार दें। ये चैनल आपका है, और मेरी क्लासेस अब यहाँ छोड़ के और कहीं नहीं चलती हैं, मैं अभी से बता दूँ, क्योंकि 1-2 लोगों का फ़ोन आया था कि सर आप कहाँ हैं, कैसे पढ़ाना है, तो उनको बता देना चाहता हूँ। विद्या फिजिकल एजुकेशन आपके संकल्प के लिए, आपको तैयारी कराने के लिए तटस्थ है, और यही कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप यहाँ लाइक कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव है तो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। इसके साथ ही साथ जो लोग बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और उनको बिहार स्टेट के बैच से जुड़ना है, तो विद्या फिजिकल एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर में जाके, और वहाँ से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, या फिर हमें 82 79 90 35 09 पर संपर्क कर सकते हैं। क्या 8279903509 पर आप में व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो भी आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए, इस पर कॉल नहीं लगेगा। आपको स्टेट में आपको वीडियो प्लस रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप स्टेट नहीं पास हैं और TRE-4 की तैयारी फॉर्म भरना चाहते हैं और अपीयरिंग हो के अभी आपका BPED कंप्लीट ही हुआ है, तो आप इसको डाल सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।